हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में बैंक निफ्टी ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक और हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये अपने आप में काफ़ी सक्सेसफुल तरीका है। काफ़ी ट्रेडर लंबे समय से इस तरीके का यूज़ करके इस मार्केट में काफ़ी सक्सेसफुली ट्रेड कर रहे हैं। इसको हम बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर सीखेंगे और यहाँ लॉजिकली इस तरीके को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ कैलकुलेशन से ज़्यादा लॉजिक इम्पॉर्टेंट होता है इस तरीके में। अगर हम लॉजिक समझ गए तो हम भी यहाँ पर बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के इस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। अब बोर्ड पे मैं ईजियर नंबर लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। अब इसको यहाँ पर मैं शुरू करूँ उससे पहले आपने बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, ये अलग अलग हेजिंग कॉम्बिनेशन के बारे में सुना होगा। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन होते क्या हैं, पहले उनका एक शॉर्ट में मैं बेसिक बता देता हूँ। बुल कॉल स्प्रेड कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसमें हम नियर स्ट्राइक प्राइस के सपोज कॉल ऑप्शन को बाय कर रहे हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हम राइट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बुल कॉल स्प्रेड होता है। बियर पुट स्प्रेड क्या होता है, नियर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हम बाय कर रहे हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हम राइट कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बियर पुट स्प्रेड होता है। अब डेबिट स्प्रेड क्या होता है, डेबिट स्प्रेड यहाँ पर हम अगर कॉल की बात करें तो नियर स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हम राइट कर रहे हैं, फॉर स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय कर रहे हैं। यहाँ पर हमको एक क्रेडिट रेशियो होता है क्योंकि पास वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को हमने राइट करा, दूर वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करा, तो पास वाला डेफिनेटली महंगा होगा और दूर वाला जो खरीदा वो सस्ते में मिला होगा, तो हमारे पास एक क्रेडिट आ गया, तो ये अपने आप में क्रेडिट स्प्रेड हुआ। इसी तरीके से अगर हम नियर स्ट्राइक प्राइस के पुट को राइट कर रहे हैं और फॉर स्ट्राइक प्राइस के पुट को यहाँ पर बाय कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक क्रेडिट स्प्रेड होता है। तो ये स्प्रेड से रिलेटेड अलग अलग कॉम्बिनेशंस यहाँ पर होते हैं। आज हम जिस कॉम्बिनेशन को समझने वाले हैं यहाँ पर वो है कैलेंडर स्प्रेड। अभी जो मैंने आपको सारे कॉम्बिनेशन बताए वो हम सेम एक्सपायरी में यूज़ करते हैं, मतलब उस कॉम्बिनेशन का क्रिएशन हम सेम एक्सपायरी में यहाँ पर करते हैं। कॉल सेम एक्सपायरी में खरीदा, कॉल सेम एक्सपायरी में बेचा। लेकिन यहाँ जिस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कैलेंडर स्प्रेड, उसमें हम दो अलग अलग एक्सपायरी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम कैलेंडर स्प्रेड को समझेंगे। अब इस कॉम्बिनेशन के दो पार्ट हैं, यहाँ दो अलग अलग तरीके से हम कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। दोनों तरीके हम यहाँ पर समझेंगे, दोनों में क्या एडजस्टमेंट करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये सब पॉइंट इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए अब इसको हम बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से समझना शुरू करते हैं। सपोज बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। ठीक है भाई, बैंक निफ्टी का स्पॉट में प्राइस 30,000 का है। अब यहाँ पर सपोज बैंक निफ्टी 30,000 के लेवल पर चल रही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि भाई जो डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं, तो हमको दिखता है कि डीप आउट ऑफ मनी कॉल और पुट ऑप्शन जो हैं काफ़ी तेज़ी से उनमें प्रीमियम डिके होता है। अगर मैं उसको राइट कर दूं तो एक यहाँ पर प्रॉफिट की संभावना है क्योंकि वो ज़ीरो हो जाते हैं ज़्यादातर टाइम, तो यहाँ हम उसको राइट करना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर बाय चांस वन साइडेड ऊपर या नीचे की तरफ मूवमेंट आ गया तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ी रिस्क हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन राइट कर रहे हैं, अनलिमिटेड रिस्क होती है और अनलिमिटेड रिस्क वाला ट्रेड तो हमको यहाँ डालना ही नहीं है। तो अब हमने यहाँ पर देखा कि भाई 30,000 पर बैंक निफ्टी है और 31,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, 31,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, इसका प्राइस यहाँ पर 100 चल रहा था, इसको हमने 100 पर सेल कर दिया। ऐसे ही 1000 पॉइंट
डीप आउट ऑफ मनी पुट, यानी 29,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान लो इसका प्राइस भी यहाँ पर 100 चल रहा था, इसको भी हमने 100 पर शॉर्ट सेल कर दिया। यानी दोनों कॉल और पुट ऑप्शन जो डीप आउट ऑफ मनी हैं उसको हमने शॉर्ट कर दिए। हमारा ये मानना है कि इसमें एक तेजी से प्रीमियम डिके होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वन साइडेड मूवमेंट आ गया तो यहाँ पर अनलिमिटेड रिस्क होती है, वैसा हम ट्रेड यहाँ पर करेंगे नहीं। तो इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के लिए हम नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय करते हैं। अब यहाँ पर जो जितना प्रीमियम को हमने राइट करा है उतने ही प्रीमियम को हम यहाँ पर खरीदते हैं। तो अब अगले एक्सपायरी में जाएंगे तो 31,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल शो में नहीं मिलेगा हमको, उसके लिए हमको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। अब मान ले हमने देखा 31,500 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, उसका प्राइस 100 चल रहा था, उसको यहाँ पर हमने 100 पर बाय करा। अब वैसे ही 29,000 का पुट हमने शॉर्ट करा था 100 में, तो 100 रुपीज़ का अगली एक्सपायरी के पुट ऑप्शन को हमको यहाँ पर खरीदना है। तो अब हमने यहाँ देखा 28,500 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इसका प्राइस भी 100 चल रहा था, इसको हमने यहाँ पर 100 में खरीद लिया। इस पोजीशन को जो प्राइमरी हमने यहाँ पर शॉर्ट करी है उसको हैच करने के लिए यहाँ पर हमने नेक्स्ट एक्सपायरी के ऑप्शंस को बाय कर लिया। यहाँ हमने दो अलग अलग एक्सपायरी का यूज करा है, इसीलिए यहाँ पर ये हमारी पोजीशन कैलेंडर स्प्रेड कहलाएगी। अब यहाँ पर हमने ये कॉल शॉर्ट करा है, ये वाला कॉल हमने बाय करा है, यानी ये अपने आप में एक स्प्रेड हुआ, लेकिन अलग अलग वीक में हमने इसका यूज करा है, इसलिए ये अपने आप में कैलेंडर स्प्रेड हुआ। तो अब यहाँ पर हमने कितना टोटल प्रीमियम सेल करा है, टोटल हमने 200 पॉइंट का प्रीमियम सेल करा है और टोटल हमने यहाँ पर 200 पॉइंट का प्रीमियम को बाय करा है, मतलब हमारी जेब से कुछ गया यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ सोचने में आ सकता है कि भाई ये चारों 100 में मिलें, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब मान लो ये 101 हो सकता है, ये 99 हो सकता है, यहाँ पर ये भी 1-2 रुपये ऊपर, ये भी 1-2 रुपये नीचे, तो नियर यहाँ पर ये चलेगा। एग्जैक्ट ये चारों 100 के मिल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नियरेस्ट यहाँ पर चलता है। अब अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि भाई ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के पीछे का यहाँ पर लॉजिक क्या है, हमने इस कॉम्बिनेशन को यहाँ पर क्रिएट क्यों करा है, उसके पीछे का सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पर इसकी एक्सपायरी में कम समय बाकी है, इसकी एक्सपायरी में ज़्यादा समय बाकी है, तो हमने सेम प्रीमियम को राइट करा है। तो अगर प्रीमियम डिके होगा तो जो करेंट उसमें फास्टर प्रीमियम डिके होगा, इसमें उतना तेज़ी से प्रीमियम डिके नहीं होगा क्योंकि इसमें तो अभी टाइम बाकी है एक्सपायरी में। तो यहाँ ज़्यादा प्रीमियम डिके हुआ, यहाँ हमको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, यहाँ कम नुकसान हुआ, एक डिफरेंस आया, हमको ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है। हमको जब भी लगा कि एक कैलकुलेटेड रिटर्न मिल रहा है उसको हम बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमको रिटर्न बढ़ाने के लिए गैम्बलिंग करना शुरू कर दें हम, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको इस मार्केट में रिटर्न बढ़ाना है तो उसकी सही मेथड होती है, अगर हमको लग रहा है कि भाई मैं सक्सेसफुल तरीके से एक लॉट पे 750 रुपये कमा रहा हूँ, तो भाई हम रिटर्न बढ़ाने के लिए एक लॉट की जगह 10 लॉट करने लगे यहाँ, बजाय गैम्बलिंग करना यहाँ पर शुरू कर दें। जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं यहाँ पर वो जब भी किसी हेज में यूज टू हो जाते हैं तो अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते हैं, ना कि गैम्बलिंग करते हैं। यहाँ ये चीज़ हमको समझ आई कि भाई सेम हमने प्रीमियम को हमको राइट भी करना है और सेम प्रीमियम को हमको बाय करना है। अब आता है कि भाई ये वाले आउट ऑफ मनी के जो कॉल और पुट ऑप्शन हमको राइट करना है वो कौन से स्ट्राइक प्राइस के होना चाहिए। तो यहाँ पर 75 से 100 के बीच का जो रेट है यहाँ पर OTM कॉल और पुट का
करेंट उसको हम राइट करें वो हमारे लिए ठीक रहता है। जैसे यहाँ मैंने राउंड फिगर में 100 ले लिया, तो 75 से 100 के बीच का हम यहाँ पर ले सकते हैं, क्योंकि 75 से 100 का लेंगे तो काफ़ी दूर के मिलेंगे, तो एक काफ़ी बड़ी हमको यहाँ पर रेंज मिलेगी। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। जो ऑप्शंस हमने राइट करे हैं ये, इसमें हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है। तो यहाँ जो टोटल प्रीमियम को हमने राइट करा है उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड करते हैं, और जो टोटल प्रीमियम हमने यहाँ राइट करा है उसको पुट के स्ट्राइक प्राइस में माइनस करते हैं। तो हमारा ऊपर का ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आ जाता है जो हमने ऑप्शंस को यहाँ पर राइट करा हुआ है। तो ऊपर का ब्रेक इवन हमारा आया 31,200 और नीचे का हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आया 28,800 का। तो ये हमारे इस कॉम्बिनेशन के ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर निकल के आए ऊपर या नीचे की तरफ। यानी इस रेंज के बीच में अगर एक्सपायरी होती है तो इस कॉम्बिनेशन में हमको कोई नुकसान यहाँ पर नहीं लगेगा। अब यहाँ काफ़ी बड़ी रेंज हमको दिख रही है इन दोनों के बीच में, तो ये एक ब्रेक इवन पॉइंट हमारा निकल के आया। अब दूसरा होता है मैक्सिमम रिस्क हमारी कितनी और यहाँ पर रिवॉर्ड हमारा कितना। मैक्सिमम रिस्क हमारी कितनी और मैक्सिमम रिवॉर्ड हमको इस कॉम्बिनेशन में कितना मिल सकता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ हम एग्जैक्ट फिगर निकाल नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? उसका लॉजिकल कारण है। पहला तो हम अलग अलग की एक्सपायरी के ऑप्शंस का यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक जो रिस्क है और जो यहाँ पर रिवॉर्ड है वो होता है एक लिमिटेड, अनलिमिटेड ना ही यहाँ रिस्क होती है ना ही अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है। वो क्यों? अगर हमने कॉल ऑप्शन को राइट करा है तो हमने उसके बाद वाले कॉल ऑप्शन को बाय भी कर रखा है। अगर हमने पुट ऑप्शन को राइट करा है तो उसके बाद वाले पुट ऑप्शन को यहाँ पर हमने बाय भी कर रखा है। तो अनलिमिटेड रिस्क होने का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। अब यहाँ पर जो मैक्सिमम रिवॉर्ड होता है हमने ऑप्शंस को राइट करा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 के हो जाएंगे। अब लेकिन जो बाय करा है उसमें भी प्रीमियम डिके होगा, तो जो रिवॉर्ड होता है वो भी एक लिमिटेड ही हमको यहाँ पर हो सकता है। यहाँ हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन रिस्क और रिवॉर्ड का नहीं कर सकते। अब समझ लेते हैं क्यों नहीं कर सकते। लॉजिकली तो मैंने आपको समझाया। मान लो यहाँ पर बैंक निफ्टी 31,000 से यहाँ पर 30,000 से 31,200 के लेवल पर यहाँ पर पहुँची, जो हमारा ये ब्रेक इवन था। अब ब्रेक इवन था यहाँ पर 31,000 से 31,200 के लेवल पर पहुँची। जो ऑप्शन हमने राइट करे थे ना उसमें हमको प्रॉफिट हुआ ना उसमें हमको लॉस लगा, और उसकी एक्सपायरी होने वाली है। अब यहाँ जब हमने ऑप्शंस को इसको बाय करा था तब ये काफ़ी दूर स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन था, लेकिन अगर यहाँ बैंक निफ्टी 31,200 पे आ गई तो ये नियर हो गया है, काफ़ी नियर आ चुका है ये ऑप्शंस स्पॉट से। तो इसमें काफ़ी तेज़ी से प्रीमियम बढ़ जाएगा। लेकिन जो हमने पुट ऑप्शन को बाय करा है वो तो 100 में है, उसकी तो डाउन साइड लिमिटेड है। तो यहाँ उसमें तो डाउन साइड लिमिटेड है, लेकिन यहाँ अगर सेंटीमेंट अच्छे हो रहे हैं तो हो सकता है इसका प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाए यहाँ पर, जो कॉल ऑप्शन हमने बाय कर रखा था, क्योंकि वो नियर हो चुका है यहाँ। तो यहाँ हम एग्जैक्ट इसलिए यहाँ नहीं निकाल सकते कि सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव है तो हो सकता है इसका प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, या सेंटीमेंट नॉर्मल है तो उतना ज़्यादा नहीं बढ़े यहाँ पर, लेकिन इसकी एक्सपायरी तो होगी ही होगी एग्जैक्ट रेट पर। तो ये उसके पीछे का लॉजिकल कारण होता है। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पर लॉजिकली हमको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो रिस्क होती है वो भी एक लिमिटेड होती है, रिवॉर्ड होता है वो भी एक लिमिटेड होता है।
यहाँ हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ इसलिए करते हैं कि हमको एक रेंज बाउंड रहने की पॉसिबिलिटी लगती है, लेकिन हम सही हो जाएं ये तो संभव ही नहीं है। हम गलत भी होंगे, सही भी होंगे इस मार्केट में। अगर हम गलत होते हैं तो हम हमारी पोजीशन में क्या वो एडजस्टमेंट करें कि अगर भले ही इसमें एक थोड़ी रिस्क है हमारी, लेकिन उस रिस्क को भी ख़त्म करें, मिनिमाइज करें, और उस बीच में रिस्क कम 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 करते करते बीच में जब भी हमको एक कैलकुलेटेड रिटर्न मिले उस रिटर्न को यहाँ पर हम यूज़ करें। अब यहाँ पर मान लो बैंक निफ्टी 30,000 से 30,100 के लेवल पर पहुँची। जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी अगर सिर्फ 30,000 पे रहेगी तो हमको ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो वहीं पे खड़ी रहे। अब कुछ ना कुछ नीचे या ऊपर की तरफ तो यहाँ पर मूव करेगी ही करेगी। अब यहाँ हम ऊपर का लेवल को समझ लेते हैं। अब ऊपर के लेवल को हम समझ लेते हैं, नीचे का लेवल आप खुद ही यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ हमारा सिर्फ एक काम है, एडजस्टमेंट करने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हमको सिर्फ हमारी पोजीशन को डिस्टेंस वाइज बैलेंस करना है, या हम बोलें हमको यहाँ पर डेल्टा को बैलेंस करना है। हम हमारी पोजीशन में सिर्फ बैलेंसिंग का काम करते हैं। बैलेंसिंग करते 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 जब भी हमको एक कैलकुलेटेड रिटर्न दिखता है उसको बुक करते हैं और यहाँ पर हम बाहर हो जाते हैं। तो सिर्फ बैलेंसिंग करना यहाँ पर हमारा काम होता है। अब यहाँ जब हमने ये पोजीशन को क्रिएट करा था तो इस पोजीशन में हमको क्या दिख रहा था कि भाई ये जो कॉल ऑप्शन हमने यहाँ राइट करा है ये हमारा 1000 पॉइंट OTM था। ठीक है भाई, ये जो पुट राइट करा है ये भी 1000 पॉइंट OTM पुट था। यहाँ ये जो कॉल बाय करा था हमने ये 1500 पॉइंट OTM था। अब ये जो हमने पुट बाय करा था ये भी 1500 पॉइंट OTM पुट था। ये हमने एक पोजीशन को क्रिएट करा था, तब यहाँ पर ये एक डिस्टेंस था हमारे ऑप्शंस में। ठीक है, अब यहाँ अगर बैंक निफ्टी 30,000 से 30,100 के लेवल पर पहुँचती है तो भाई क्या हो गया, यह हमारी कॉम्बिनेशन में ये जो कॉल ऑप्शन है ये 1000 पॉइंट जो ATM था OTM था सॉरी, ये अब यहाँ पर बचा 900 पॉइंट OTM। अब ये जो पुट ऑप्शन को हमने राइट करा था अब ये क्या हो गया, ये हो गया 1100 पॉइंट OTM यहाँ पर। अब ये जो कॉल हमने बाय करा था ये क्या हो गया, ये हो गया 1400 पॉइंट OTM। और ये जो पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर बाय करा था वो क्या हो गया 600 पॉइंट OTM। अब इससे कितनी दूरी है ये सबकी चेंज हो गई। ये जो ऑप्शंस हमने राइट करे हैं या बाय करे हैं, अब पोजीशन हमको क्या दिख रही है अनबैलेंस। जो हमने राइट करे हैं एक हो गया 900 पॉइंट OTM, एक हो गया यहाँ पर 1100 पॉइंट OTM। जो बाय करे हैं एक हो गया 1400 पॉइंट OTM, एक हो गया यहाँ पर 1600 पॉइंट OTM। तो अब हमारा क्या काम होता है, हमारी पोजीशन को बैलेंस करना। अब ये चेंजेस होने से क्या होगा कि भाई ये नियर पहुंच गया है 31,000 का, तो इसका डेल्टा इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका डेल्टा यहाँ पर कम हो जाएगा। ऐसे ही ये जो कॉल ऑप्शन ये नियर हो गया तो इसका डेल्टा बढ़ा, इसका डेल्टा यहाँ पर कम हो गया क्योंकि ये और दूर हो चुका है और डीप आउट ऑफ मनी हो चुका है। तो यहाँ पर हम हमारी पोजीशन को करते हैं बैलेंस। अब क्या करते हैं, यहाँ अगर मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम सिर्फ पुट ऑप्शन में चेंजेस करते हैं। अगर मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ हम सिर्फ कॉल ऑप्शन में यहाँ पर चेंजेस करते हैं। तो अब यहाँ हमको हमारी
पोजीशन पुट की चेंज करना है, यानी ये वाला पुट को हमको स्क्वायर अप करना है करंट। अब यहाँ पोजीशन को बैलेंस करने के लिए हमको 900 पॉइंट OTM ऑप्शंस को यहाँ पर राइट करना पड़ेगा। तो 900 पॉइंट डिस्टेंस का कौन सा हुआ, 29,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर हम सेल करेंगे। अब क्या हो गया, 29,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट को हमने सेल करा। अब डिस्टेंस इसके बीच में कितना हो गया, 900 पॉइंट का। कॉल का डिस्टेंस कितना है, 900 पॉइंट का। डिस्टेंस वाइज ये दोनों यहाँ पर सिमिलर हो गए। अब ऐसे ही ये जो पुट ऑप्शन हमने बाय करा था इसको भी हम ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। यानी 28,700 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय करेंगे, इस पुट को यहाँ पर स्क्वायर अप करके। तो यहाँ पर हमने हमारी पोजीशन को 200 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये इस तरीके से शिफ्टिंग हमने करी तो करी क्यों, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई तो ये जो पुट ऑप्शन हमने सेल करा हुआ था 29,000 का, अब इसके प्राइस नीचे की तरफ गिरे होंगे, ठीक है। जो पुट खरीदा था उसका भी प्राइस नीचे की तरफ गिरा होगा यहाँ पर। अब क्या होता है, यहाँ पर इसका थोड़ा ज़्यादा गिरा होगा क्योंकि ये करेंट का है, इसका थोड़ा यहाँ पर कम गिरा होगा क्योंकि ये नेक्स्ट। तो यहाँ पर एक डिफरेंस आया होगा, जो थोड़ा सा हमको प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा, वो एक थोड़ा सा प्रॉफिट हमारे पॉकेट में ऐड हो गया यहाँ पर। ये एक लॉजिक है। दूसरा ये लॉजिक है कि अगर ऊपर की तरफ गया तो ये जो 100 से बढ़ के इसका प्राइस ज़्यादा हो गया होगा, इसका प्राइस कम हो गया होगा, ठीक है। अगर और कंटिन्यू ऊपर जाता तो ये जो हमने कॉल राइट करा है ये तेज़ी से बढ़ता, लेकिन ये उतना तेज़ी से नहीं गिरता नीचे, तो यहाँ ये अनबैलेंस्ड पोजीशन होती। अब अगर हमने शिफ्टिंग करी है तो ये अगर 100 से 120 पहुँच गया था, यहाँ पर बढ़ के 100 पॉइंट बढ़ने पर 100 से ये अगर 120 पहुँच गया था, तो हमने जो हमारा पुट भी मान लो 120 का चल रहा था, क्योंकि वो भी 900 पॉइंट OTM हुआ, तो उसको भी 120 पर बैलेंस कर दिया। तो अब अगर और कंटिन्यू जाता है तो ये अगर तेज़ी से बढ़ता है तो ये भी तेज़ी से नीचे जाएगा, तो यहाँ पर हमको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ इस वजह से हम इस पोजीशन को शिफ्ट करते हैं कि हमको हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है, हमको हमारे डेल्टा को यहाँ पर बैलेंस करना है। अब यहाँ अगर कंटिन्यू ऊपर की तरफ यहाँ पर पोजीशन जाती है, 30,100 से 30,200 गई, तो जो ये हमने पुट में चेंजेस करा है वापस से हम इस पुट की पोजीशन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और ऊपर गई तो फिर हम हमारे पुट की पोजीशन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और एक आध दिन रेंज बाउंड रह गई तो हमको अगर दिखा कि चलो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर हमारा, तो उस प्रॉफिट को हम बुक करते हैं और यहाँ पर उस पोजीशन में से बाहर हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हम हमारी पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अगर मार्केट या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जा रही है तो हम पुट ऑप्शन में एडजस्टमेंट को करते हैं, अगर बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रही है तो यहाँ पर हम कॉल ऑप्शन में एडजस्ट करेंगे। बस हमको लॉजिकली ये समझना है कि हमको डिस्टेंस को यहाँ पर मेंटेन रखना है, पोजीशन को अनबैलेंस होने से बचाना है। अब एक सवाल दिमाग में आ सकता है, ठीक है ये हमारे सामने पोजीशन चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगले दिन 300 पॉइंट ही गैप अप ओपनिंग हो गई, 300 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग हो गई यहाँ पर, तो क्या? तो भाई ठीक है, 10,000 30,000 से 30,300 ही अगले दिन ओपन हो गई, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन को वापस से हम 300 पॉइंट पे बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 300 पॉइंट अगर ऊपर खुलती है, ये जो कॉल राइट करा था ये 700 पॉइंट OTM यहाँ पर बचा, तो हम हमारे पुट को भी 700 पॉइंट OTM पे शिफ्ट कर देंगे
और यहाँ जो पुट खरीदा है उसको भी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। हमारा काम सिर्फ बैलेंसिंग करना है। अब अगले दिन 300 गैप अप ओपनिंग हो गई तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने चल रहा है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं हमारी पोजीशन को। यहाँ पर शिफ्टिंग करने से एक बेनिफिट और होता है, जो नीचे की तरफ से हम शिफ्टिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा ना थोड़ा हमको रिवॉर्ड मिलता जा रहा है, वो हमारे पास ऐड होता चला जा रहा है। अब जो कॉल हमने राइट करा था ठीक है उसके रेट बढ़ रहे हैं, तो भाई जो हमने यहाँ पर कॉल बाय कर रखा है उसके भी यहाँ रेट बढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर ये तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ही करेंगे, और लेकिन हम नीचे से कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जिससे यहाँ पर हमारा जो एक रिस्क है वो कम होता जा रहा है, मिनिमम यहाँ पर होता जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हमारी पोजीशन को बैलेंस करते हुए इस कॉम्बिनेशन में चलते हैं। तो ये तो हमने समझा पार्ट ए हमने समझा कि हमको किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है, 75 से 100 के बीच के प्रीमियम को राइट करना है, सेम प्रीमियम को बाय करना है। अगली यहाँ एक्सपायरी में ऊपर की तरफ जाए तो पुट में एडजस्टमेंट करते रहेंगे, नीचे की तरफ आए तो कॉल में एडजस्टमेंट करेंगे। बस हमको ये ध्यान रखना है, हमको हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है। इस बीच में जब भी हमको कैलकुलेटेड रिटर्न मिलता है 1.5 से 2% का, उसको हम बुक कर लेते हैं और यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक कॉम्बिनेशन था कैलेंडर स्प्रेड से रिलेटेड, इसका ये पार्ट 1 था। अब यहाँ पर हम दूसरा पार्ट इसका कॉम्बिनेशन का समझना शुरू करते हैं कि भाई हम कैलेंडर स्प्रेड को किस और अलग तरीके से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ हम कैलेंडर स्प्रेड को क्रिएट करने का दूसरे मेथड को यहाँ समझते हैं। अब हमने एक लेवल प्रेडिक्ट करा, जो बैंक निफ्टी है ऊपर 30,800 से ऊपर यहाँ नहीं जा सकता, और यहाँ पर नीचे की तरफ हमने एक लेवल प्रेडिक्ट करा कि भाई 29,200 के नीचे यहाँ पर बैंक निफ्टी नहीं जा सकता। ये हमारा एक प्रेडिक्शन है कि इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी रह सकता है। ठीक है भाई, अब यहाँ 30,800 स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन मान लो 200 का चल रहा था, इसको हमने 200 पर सेल कर दिया, और 29,200 स्ट्राइक प्राइस का पुट भी यहाँ पर 200 का चल रहा था, उसको भी हमने 200 पर यहाँ पर सेल कर दिया। टोटल हमने कितने पॉइंट का प्रीमियम सेल कर दिया? टोटल हमने 400 पॉइंट का प्रीमियम सेल कर दिया। तो अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इस कॉम्बिनेशन का कौन सा हुआ? यहाँ जो टोटल प्रीमियम हमने सेल करा उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड करते हैं, पुट के स्ट्राइक प्राइस में हम माइनस करते हैं। तो 400 को अगर इसमें हम ऐड करेंगे तो 31,200 ये हमारा ऊपर का ब्रेक इवन आया। इसमें अगर हम 400 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर 28,800 ये हमारा नीचे का ब्रेक इवन आया। ये हमारे ऊपर और नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट आ गए। ठीक है, ये हमारी प्राइमरी पोजीशन है। अब अगर इस लेवल के बीच में एक्सपायरी होती है तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल जाता और बाहर हो जाते, लेकिन समस्या वही ऊपर नीचे हो गई तो हमारी बारात निकल जाएगी। तो अब इसको हैज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पर निकल के आए, ऊपर का कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया? 31,200 का। 31,200 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन जो नेक्स्ट ये एक्सपायरी के हैं, मान लो उनका प्राइस यहाँ पर 400 चल रहा था, डेफिनेटली ज़्यादा उनका प्राइस चलेगा यहाँ पर क्योंकि एक्सपायरी में टाइम है, तो उसको हम यहाँ पर 400 पर बाय कर लेते हैं। ठीक है,
अब नीचे का ब्रेक इवन कौन सा है हमारा, नीचे का ब्रेक इवन है 28,800। इस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन मान लो वो भी 400 का चल रहा था, उसको भी यहाँ पर 400 पर हमने बाय कर लिया। अब ये वापस से एक कैलेंडर स्प्रेड कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारा क्रिएट हो गया। 400 पॉइंट के प्रीमियम को हमने राइट करा है, 800 पॉइंट के प्रीमियम को हमने बाय करा है। हमारा वही मानना है, करंट एक्सपायरी के ऑप्शन में एक तेज़ी से प्रीमियम डिके होगा, अगले एक्सपायरी में उतना तेज़ी से यहाँ पर प्रीमियम डिके नहीं होगा। रिस्क रिवॉर्ड दोनों हमारे लिमिटेड हैं, रिस्क भी लिमिटेड है, रिवॉर्ड भी हमारा लिमिटेड है। एग्जैक्ट यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड हम निकाल नहीं सकते क्योंकि पिछले कॉम्बिनेशन में मैंने आपको समझाया था। अब इस तरीके का हमने यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन क्रिएट करा। अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही काम रहता है, पोजीशन को बैलेंस करना। अब पोजीशन को बैलेंस किस तरीके से करना है, यहाँ पर सिंपल जो मैंने लास्ट में तरीका बताया आपको, वैसे ही हम यहाँ हमारी पोजीशन को बैलेंस करते हैं। मान लो बैंक निफ्टी 30,000 से 30,200 के लेवल पर पहुँची, 200 पॉइंट यहाँ पर बैंक निफ्टी पहुँची, तो हमारी पोजीशन क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। जो हमने समझा है यहाँ पर, ये जो हमने कॉल ऑप्शन को राइट करा था, जब राइट करा था ये 800 पॉइंट OTM था, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गई तो ये अब क्या बचा, 600 पॉइंट OTM बचा। लेकिन जो पुट ऑप्शन को हमने राइट करा था वो भी 800 पॉइंट OTM था, लेकिन अब वो 1000 पॉइंट OTM हो गया, तो पोजीशन अनबैलेंस्ड हो गई। एक 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट यहाँ पर। अगर और निफ्टी यहाँ ऊपर की तरफ जाती रही बैंक निफ्टी, तो जो ये कॉल है ये तो तेज़ी से बढ़ेगा, ये उतना तेज़ी से गिरेगा नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू पहले ही कम हो चुकी रहेगी। तो हम हमारी पोजीशन को बैलेंस करते हैं। अगर ये 600 पॉइंट OTM है तो इसको भी यहाँ पर हम 600 पॉइंट OTM पे शिफ्ट कर देते हैं। और वैसे ही जो पुट हमने बाय करा है वो अगर यहाँ पर OTM जितना ये रहेगा, पुट हमने बाय करा उतने पॉइंट ऊपर इस पुट को भी हम शिफ्ट कर देंगे। यानी यहाँ पर भी हमारा जो काम है डेल्टा बैलेंस करना या डिस्टेंस को बैलेंस करना। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग की बात मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाती है, हम कॉल ऑप्शन में हमारी पोजीशन को कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ पुट ऑप्शन में चेंज करते हैं। नीचे की तरफ आती है तो हम पुट ऑप्शन में कोई चेंज नहीं करते, सिर्फ हम यहाँ पर हमारी पोजीशन को कॉल ऑप्शन में यहाँ पर चेंज करते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम हमारी पोजीशन में चेंजेस करते हैं। तो सारे चीज़ें यहाँ पर अलग हैं, बस यहाँ एक चीज़ हमको ध्यान में रखना है कि इस कॉम्बिनेशन में जो भी हमारे ब्रेक इवन होंगे वहाँ के हम यहाँ पर हैज क्रिएट करते हैं नेक्स्ट एक्सपायरी के। अब बात आती है, ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर समझे। पहला कॉम्बिनेशन और ये दूसरा कॉम्बिनेशन, दोनों अलग अलग कैलेंडर स्प्रेड के अपने आप में कॉम्बिनेशन हुए। तो यहाँ पर हमारे लिए बेटर कॉम्बिनेशन कौन सा है, यहाँ किस कॉम्बिनेशन में क्या अंतर है यहाँ पर। तो अब यहाँ हम अंतर को समझ लेते हैं लॉजिकल तरीके से। तो अपने आप आपको समझ आ जाएगा कि भाई हमारे लिए एक बेटर विकल्प कौन सा है, कॉम्बिनेशन 1 के साथ जाएं या कॉम्बिनेशन 2 के साथ हम जाएं। तो सबसे पहले ए कॉम्बिनेशन की हम यहाँ बात करते हैं। ए कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा था, यहाँ पर हमने यहाँ ये करा था कि भाई जो हमने कॉल ऑप्शन है यहाँ उसको शॉर्ट करा था करंट की एक्सपायरी का, और जो पुट ऑप्शन है उसको भी शॉर्ट करा था, उसको भी हमने करंट की एक्सपायरी का शॉर्ट करा था। अब जो बाय करे थे वो हमने की एक्सपायरी के यहाँ पर कॉल बाय करा था और हमने पुट भी बाय करा था कि एक्सपायरी का।
ठीक है भाई, हमने ये पोजीशन को बनाई थी एक्सपायरी में, बाय पोजीशन हमने बनाई थी। अब यहाँ उस समय बैंक निफ्टी थी, इस लेवल के सेंटर में बैंक निफ्टी थी। ये जो हमने शॉर्ट करा था ये भी OTM था, और जो बाय करे थे वो भी OTM ऑप्शंस थे। मतलब कॉल और पुट दोनों यहाँ पर हमने OTM ऑप्शंस का यूज़ करा था। ठीक है भाई, अब इस कॉम्बिनेशन में एक चीज़ हमको समझ आ रही है कि हमने कितने में करा था। इसको भी 100 में करा था, इसको भी 100 में, इसको भी 100 में, इसको भी यहाँ पर 100 में करा था। चारों पोजीशन में सेम प्रीमियम का हमने यूज़ करा था। अब लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के बीच में कहीं एक्सपायर हो जाती है, ये जो लेवल है इसके बीच में अगर बैंक निफ्टी कहीं एक्सपायर हो जाती है तो ये दोनों हो जाएंगे यहाँ पर ज़ीरो, तो हमको 200 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। हमको 200 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ ये जो ऑप्शंस हमने बाय करे हैं उनके लिए तो अभी एक और यहाँ पर बाकी है। तो यहाँ पर मान लो इनका प्राइस गिर के यहाँ हो गया 50-50 का, तो हमको यहाँ पर नुकसान जो लगा वो सिर्फ लगा 100 पॉइंट का, हमको यहाँ पर लॉस लगा। ये जो कॉल और पुट ऑप्शन हमने नेक्स्ट वाले बाय करे थे ये 50-50 में गिर गया इनका रेट। अब यहाँ सिर्फ 50-50 पॉइंट यानी टोटल हमको 100 पॉइंट का नुकसान लगा। इसमें अगर बीच में होती है तो ये 200 पॉइंट पूरे मिल गए, लेकिन यहाँ 100 का नुकसान लगा, तो हमारी जेब में यहाँ पर 100 पॉइंट यहाँ बचे अगर इस लेवल के बीच में यहाँ पर एक्सपायरी हो जाती है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पर समझ आई। अब दूसरे कॉम्बिनेशन की हम बात करते हैं, किस तरीके से उस कॉम्बिनेशन में यहाँ पर हो सकता है। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में हमने क्या करा था, हमने सेम पोजीशन को क्रिएट करा था यहाँ पर। यहाँ कॉल जो हमने बाय करा था वो शॉर्ट करा था वो 200 में करा था, और ये जो हमने पुट को शॉर्ट करा था वो भी यहाँ 200 में करा था। लेकिन ये जो कॉल हमने नेक्स्ट वाला ये 400 में यहाँ पर बाय करा, और ये जो पुट है हमने इसको भी यहाँ पर 400 में यहाँ पर बाय करा। अब लेकिन यहाँ पर अगर एक्सपायरी इस लेवल के बीच में कहीं हो जाती है, इस लेवल के बीच में कहीं एक्सपायरी होती है, तो ये कॉल भी ज़ीरो हो जाएगा, पुट भी ज़ीरो हो जाएगा, 400 पॉइंट का हमको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑप्शंस हमने बाय करे हैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम के हैं, तो इनके लिए भी समय डिक्रीज़ होगा। तो ये OTM भी एक्सपेक्टेड है 200 के हो जाएंगे अगर ये एक्सपायरी हो रही है इसकी। तो मान लो यहाँ 200 का लॉस लगा और यहाँ पर भी हमको 200 का लॉस लगा, तो टोटल हमारा लॉस हो गया 400 पॉइंट का। यहाँ पर 400 पॉइंट का यहाँ पर टोटल लॉस हो गया हमको, यानी 400 यहाँ मिले 400 लगे, हमारे को ना लगे ना मिले अगर यहाँ सेंटर में यहाँ एक्सपायरी हो जाती है। जबकि पिछली हेजिंग में अगर बीच में हो रही थी तो यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ मिल रहा था। क्यों? क्योंकि हमने 100 का प्रीमियम खरीदा और 100 का ही बेचा है वहाँ पर, लेकिन यहाँ 200 का हमने बेचा है, लेकिन यहाँ पर 400 का खरीद लिया है हमने। तो इसमें भी जो प्रीमियम डिके होगा तो यहाँ हमारा प्रॉफिट वो खा सकता है, जो भी हो सकता है। अब लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, ये तो एक अंतर समझ आया। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें एक रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। पहली कंडीशन में, पहली एज में रेंज बाउंड रहेगा तो ठीक है, कैलकुलेटेड रिटर्न हमको यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा क्यों रहती है? ठीक है, ये एक लेवल के हमने कॉल और पुट ऑप्शंस को बेचे थे, लेकिन हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर था? हमारा ब्रेक इवन पॉइंट तो इस जगह पर था कि कॉल और पुट ऑप्शन को हमने बाय करा है। तो अगर यहाँ तक बैंक निफ्टी आ जाती है तो यहाँ पर हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस रहेगा,
जो ऑप्शन की पोजीशन हमने यहाँ पर राइट करी है। लेकिन ये जो ऑप्शंस हमने डिस्टेंस वाला बाय करा है ये तो एटीएम हो जाएगा, और एटीएम में सबसे ज़्यादा प्रीमियम होता है, तो इसमें तो काफ़ी तेज़ी से एक प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ठीक है, इसका डिक्रीज़ होगा, लेकिन अभी तो इसके लिए भी पूरा एक बाकी है, तो उतना तेज़ी से डिक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ अगर ऊपर या नीचे की तरफ किसी भी तरफ मूवमेंट आ जाता है तो भी कहीं ना कहीं एक हम अच्छे प्रॉफिट में यहाँ पर हमको हमारी पोजीशन देखने को मिलेगी। अब नीचे ऊपर आता है तो ठीक है, एडजस्टमेंट तो हम करते ही हैं, लेकिन एकदम से गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, उस कंडीशन में किसी भी समय हम प्रॉफिट में भी दिख जाते हैं। बस डिसएडवांटेज ये है कि अगर यहीं रेंज में रही तो ठीक है, ना लगेगा ना मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर या नीचे की तरफ होती है तो यहाँ पर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो जो पोजीशन बी है उसमें ज़्यादा एक रिटर्न की पॉसिबिलिटी रहती है हमको। अब अगर हम एग्रेसिव तरीके से करना चाहते हैं तो ये बी का यूज़ कर सकते हैं, डिफेंसिव तरीके से करना चाहते हैं तो हम ए का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन को हमने लॉजिकली समझा। लॉजिकली इसलिए समझना ज़रूरी था क्योंकि यहाँ अलग अलग एक्सपायरी का हम यूज़ कर रहे हैं। बस हमको पूरी कोशिश ये करना है कैलेंडर स्प्रेड में कि हमको हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है। मेन चीज़ जो होती है कैलेंडर स्प्रेड की, एक तो वो होती है कि हम बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर के यहाँ पर काम करते हैं, मतलब हमारी पोजीशन कहीं ना कहीं कवर्ड है तो एक कहीं ना कहीं हमको डर नहीं रहता। अब हमारा काम सिंपल ये होता है पोजीशन को बैलेंस करना, और यहाँ पर बिना किसी साइकोलॉजिकल प्रेशर की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सारे पॉइंट हमारे पहले से क्लियर रहते हैं। पोजीशन को हमको कब बनाना है, ठीक है भाई, यहाँ पर कौन से स्ट्राइक प्राइस के कॉल पुट राइट करना, कौन से बाय करना, हमको ऊपर जाता तो क्या एडजस्टमेंट करना, नीचे जाता तो हमको क्या एडजस्टमेंट करना, हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको हमारे किस टारगेट पे बाहर निकल जाना है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारी पहले से क्लियर रहती हैं, ठीक है, तो हम काम करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पर समझे, तो अब ये दोनों कॉम्बिनेशन पे आप बैक टेस्ट करिए, वर्कआउट करिए कि भाई दोनों कॉम्बिनेशन में कौन सा हमारे लिए एक कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर नज़र आता है। मोमेंटम मार्केट में भी दोनों पे बैक टेस्ट हम कर सकते हैं, रेंज बाउंड मार्केट पे भी हम इसको बैक टेस्ट करें कि एक रेंज बाउंड सिनारियो में दोनों को बैक टेस्ट करा, एक मोमेंटम मार्केट में दोनों को बैक टेस्ट करा, तो दोनों में एक क्या डिफरेंस आ रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब यहाँ जब भी हम हेजिंग से काम करते हैं तो किसी भी हेजिंग में एडजस्टमेंट करने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कोई एक ही तरीके से यहाँ पर एडजस्टमेंट होता नहीं है। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से हम पोजीशन को एडजस्ट करते हैं। अब एक चीज़ हमको हमेशा ध्यान रखना है, हेजिंग कोई रॉकेट साइंस होता नहीं है, ये प्योरली कैलकुलेशन होता है, कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन है। तो जितने भी एडजस्टमेंट के तरीके हमको नॉलेज में हैं या हमारे को सुनने को मिल रहे हैं, उसमें जो जो बेटर पॉइंट हैं उनको हमको पिक करना चाहिए, उसको हमको यहाँ पर यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही जो पॉइंट हमको नॉलेज में आया बस हम उसी को लेके चले। यहाँ पर हमारे नॉलेज में जो भी है यहाँ उसका हम क्या इसमें और इनपुट करें जिससे और रिज़ल्ट हमको बेटर यहाँ पर देखने को मिले। अब इतनी सारी अलग अलग हेजिंग कॉम्बिनेशन सीखने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने 10 कॉम्बिनेशन सीखे 10 पे 10 पे मैं काम कर लूँगा। यहाँ हम काम तो एक या दो कॉम्बिनेशन पे ही कर सकते हैं, लेकिन सीखने का मतलब ये होता है कि हमारे नॉलेज में अलग अलग एडजस्टमेंट आते हैं। इतने सारे एडजस्टमेंट हमने सीखे तो हमारा ब्रेन एक्सपांड होता है, दिमाग हमारा खुलता है
कि भाई ऐसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, वैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब भी हम किसी भी हैजिंग में काम करते हैं, हमारे पास काफ़ी सारे आइडिया हैं, तो हम हमारी पोजीशन को किसी भी कंडीशन में बचा के निकाल लेते हैं। हमारे पास अगर काफ़ी आइडिया रहते हैं दिमाग में कि यार इस तरीके से पोजीशन को एडजस्ट करके, ये हमारे ऑप्शन में चेंजेस करके हम हमारी पोजीशन को बचा सकते हैं। बचाने का मतलब ये होता है जिस भी रिस्क पे हम यहाँ पर काम को शुरू कर रहे हैं उसको हम किस तरीके से यहाँ पर मिनिमाइज कर लें, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर हेजिंग का काम करने का। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाना टारगेट लेके हम चलें वो गलत बात होती है। यहाँ सही चीज़ होती है पैसा बचाते हुए पैसा कमाना। तो हमेशा हमको पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने काफ़ी सरल तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ट्रेडर सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।